नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को यूपी के राजनीतिक परिदृश्य पर बात करने के लिए आमंत्रित किया है। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। डॉक्टर आरबी रावत, जो कि एक दलित चिंतक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और आप हैं डॉक्टर अमित राय साहब, जो कि कांग्रेस के टीचर्स विंग के यानी शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप दोनों लोगों का बोले भारत की स्टूडियो में बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं अमित राय जी से ही, कांग्रेस से ही शुरुआत करते हैं। इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई अमित जी दिल्ली में, उसमें बहुत सारी बातें हुई। कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए, अखिलेश यादव का ऐसा बयान भी सामने आया। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नेचुरल एलाई हैं? प्राकृतिक रूप से इनके बीच रिश्ता कायम हो सकता है? क्योंकि हमें याद है कि कांग्रेस के ऑफिस में ही 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद या 2017 के विधानसभा के चुनाव, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, सभी बड़े नेताओं की सभा थी। निर्मल खत्री वगैरह मंच पे थे, राज बब्बर भी शायद उस समय थे प्रदेश अध्यक्ष। तब ये कहा गया था कि कांग्रेस को तो समाजवादी पार्टी से कभी गठबंधन ही नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता है कि दोनों के बीच साम्यता है? इस समय जो देश के सामने सबसे बड़ी परिस्थिति है कि आरएसएस की विचारधारा पूरे लोकतंत्र को ही समाप्त कर देना चाहती है। तो जब लोकतंत्र बचेगा ही नहीं तो फिर कहाँ से कोई पार्टी या कोई विचार आपस में लड़ेंगे। तो इस चीज़ को बचाने के लिए आज जो इंडिया गठबंधन बना था वो इसी के लिए बना था। और उसी पे आप देखिए कि जनता ने साथ भी दिया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में हम 43 सीटें जीतते हैं, तो जनता हमारे साथ आई थी। तो एक तरह से भाजपा को हराने के लिए यह अलायंस बनाया गया था। और आगे अब रहेगा कि क्या होगा, यह तो आगे परिस्थितियां तय करेंगी और शीर्ष नेतृत्व ही आपस में तय करेंगे। यानी एक बड़ा लक्ष्य, उसको साधने के लिए जो छोटे मनमुटाव हैं उसको किनारे रखा गया है, आप ऐसा कुछ कह रहे हैं? यह जब इंडिया ब्लॉक बना तो उस समय ही हर जगह मनमुटाव था। यहाँ भी यूपी में भी कांग्रेस के ही नेता नहीं चाहते थे कि कम सीटों पे हम लोग लड़ें, हम अधिक सीटों पे लड़ना चाहते थे। राहुल जी का उस समय चल भी रहा था। लेकिन आप देखिए 2009 में हम 22 सीटें जीते भी थे। तो ऐसा नहीं था। लेकिन आप जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाने का, कांग्रेस ने बड़ा दिल ही दिखाया। कांग्रेस बहुत ही कम सीटों पे चुनाव लड़ी और हम लोग केवल तानाशाही सरकार को हटाने के लिए पूरे विपक्ष को, जो एक आवाज़ लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लोग साथ आ सकते थे, उनको साथ ला करके ये गठबंधन किया गया। आपको एक आंकड़ा दे दें, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 18 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में, और उसे 6 सीटों पर कामयाबी मिली थी। डॉक्टर अमित राय ने जो 43 सीटें बताई, उसमें से 37 सीटें समाजवादी पार्टी की और 6 सीटें कांग्रेस की, इस तरीके से। जबकि इसी प्रदेश में कांग्रेस का ये हाल हो गया था कि उसके पास 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट मिली थी, रायबरेली की। अमेठी भी हार गई थी। खैर, वो काफ़ी पीछे की बात हो गई। डॉक्टर आरबी रावत से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप तो बहुजन समाज की राजनीति के बहुत करीब रहे हैं, दलित पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखते हैं। मायावती आए दिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर ज़्यादा हमलावर हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमलावर रहती हैं, लेकिन थोड़ा जैसे मक्खन फेंक के मारें, ऐसा उनका दिखता है व्यवहार। कांग्रेस के बयानों में संविधान खतरे में है, भाजपा के बयानों में हिंदू खतरे में है। आपको क्या लगता है, कौन कितना खतरे में है? मुझे लगता है कि देश खतरे में है। गलत हाथों में देश है और देश रहेगा तो संविधान भी रहेगा, संविधान रहेगा तो यहाँ के नागरिक रहेंगे, उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इस पे काम विपक्ष पूरी तरह से कर नहीं पा रहा है। परसेप्शन तो बना रहा है, निश्चित रूप से परसेप्शन बना रहा है, राहुल जी ने भी कोशिश की, लेकिन लोग शायद इतने डेमोक्रेटिक नहीं हैं या लोकतंत्र की ताकत को नहीं समझ रहे हैं कि उससे क्या होगा। जबकि उत्तर प्रदेश ने ये दिखाया, संविधान की ताकत को दिखाया। मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बना के यहाँ की करीब करीब 25% आबादी को स्वाभिमान से जीवन जीने का, गरिमा से जीवन जीने का जो मौका दिया, लोगों ने देखा। लेकिन क्या है कि आज जो परसेप्शन बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम जो बनरी में बांधना चाहते हैं, तो दलित भी उसमें फंसा है। वो उससे, जब आपके पास विकल्प ही नहीं होंगे तो आप बाहर जाएंगे कैसे?
तो अपनी इंडिविजुअल बातें नहीं कर पा रहा है। राहुल जी ने कोशिश की लोकसभा में, तो निश्चित रूप से दलितों की यहाँ एक बड़ी पार्टी है जो 4 बार मुख्यमंत्री बन जी रही, उनको छोड़ करके भी कुछ हद तक वो कांग्रेस का साथ देता है। जबकि समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी 2 ही दल हुआ करते थे पिछले 25 साल में। प्रतिद्वंदी होने के बाद भी ये देश और संविधान बचाने के लिए ही 19 में गठबंधन भी होता है और दलित भर भर के वोट समाजवादी कैंडिडेट को देता है। कोई भी लोकसभा में 4.5 लाख से वोट कम नहीं मिलता है। उसके बाद भी चीज़ें नहीं बैलेंस होती क्योंकि एक भाजपा अपने परसेप्शन में आगे हो गई। उसने नैरेटिव गढ़ा कि देश के लिए कौन खतरा है, दलितों का हक कौन खा रहा है, ये कन्फ्यूजन पैदा कर दिया, एक विलेन बना दिया मुस्लिम को। तो इस पे सही से जो विपक्ष है वो लड़ नहीं पा रहा है। उसके अंदर डर है कि हम मुस्लिम की बात करेंगे या दलित की पूरी तरह से बात करेंगे तो हम व्यवस्था से कट जाएंगे। तो इसको देखना पड़ेगा, इससे भाग नहीं सकता विपक्ष। जब तक इन मुद्दों को नहीं उठाएगा वो कभी नरेंद्र मोदी को हरा नहीं सकता। इसलिए इस पे काम करना ही पड़ेगा, आपको दलित मुस्लिम की बात करनी ही पड़ेगी। तो दलित मुस्लिम की बात तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण कर ही रहे हैं, तो उनको साथ लेके या कमोबेश नए हैं, उनका नेतृत्व भी हो तो क्या बुराई है? नहीं, बुराई कुछ नहीं है। यूथ है, 65% यूथ भी है, लेकिन उनकी विचारधारा अभी नई है। अभी वो कंफ्यूज है अपनी विचारधारा को लेके। कैसे कह रहे हैं आप ये? नहीं, जब वो बात अंबेडकर की करते हैं, वो बात कांसीराम की करना, करते उसको हैं। लागू करना, मायावती जी ने इसको करके दिखाया। उनकी योजनाओं में राजकीय आप समाजवाद की बात थी ना, जो बाबा साहब ने संविधान में किया है कि राजकीय समाजवाद लागू होगा, लोगों को अपने आप न्याय मिलेगा। बीएसपी मैनिफेस्टो क्यों नहीं बनाती थी? क्योंकि उसको संविधान लागू करना है। संविधान में जो है नीति निषेध तत्वों के माध्यम से जो जनता को है उसको लागू करना है। तो चंद्रशेखर के पास अभी इतना विजन नहीं है, इतना उनका भी एरिया भी उतना डेवलप नहीं हुआ। वो एमपी बन गए, नो डाउट। वहाँ मुस्लिम और दलित की आबादी 50+ है। बिल्कुल। हाँ, उनको उसका फायदा मिला, लोग उनके साथ आए, कोई आवाज़ तो उठा रहा है, इंडिविजुअल ही सही, लेकिन एक बड़ी लड़ाई है, ये विचारधारा के साथ ही जीती जा सकती है। तो कौन लड़ेगा? मायावती का हाल आप देख ही रहे हैं, पिछले इलेक्टोरली तो लगभग बीएसपी खत्म ही हो गई, राज्यसभा अब कहीं की सदस्य नहीं रह विचार गई। तो भी है ना। नहीं, विचार हैं, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन विचार को देखिए, लागू करने बीएसपी के का लिए एक सदन में ताकत तो चाहिए निश्चित ना। रूप से कुछ कमियां हैं लीडरशिप में, नो डाउट, लेकिन विचार एक बीएसपी एक आइडियोलॉजी विचार है, अभी उसको आप कम्युनल नहीं बना सकते। डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है कि ये बहुत पुरानी लकीर पीटने जैसी है। विचारधारा में बहुत बदलाव हो गया, लेकिन हम ये कहने के लिए मजबूर हैं कि बीएसपी नहीं, देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो मोदी का नैरेटिव चल रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मायावती जी ठीक है, सफल नहीं है। कहाँ लड़ती हुई दिख रही है? कैसे लड़े वो भाई? पूंजीपतियों से कैसे लड़ पाएंगे? अब नरेंद्र मोदी सरकार थोड़ी चला रहे हैं, पूंजीपति सरकार चला रहे हैं। उनके पीछे पूरी फोर्स है ना, पूंजीवाद की पूरी फोर्स है। विचारधारा के आरएसएस पूरी तरह से हर संस्था में है। डॉक्टर साहब, मैं आप विश्वविद्यालय देखिए, आप कॉर्पोरेट ऑफिस में देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके यहाँ भी बहुत उस विचार को मानने वाले लोग होंगे, हर संस्था में है। तो बीएसपी कहाँ है? उस लेवल पर नहीं लड़ सकती है ना। अगर आप लोग नहीं समझेंगे कि डेमोक्रेसी सबके लिए जरूरी है, भारत के लिए जरूरी है, लोगों के लिए जरूरी है, तब तक कैसे जीता जा सकता है? सब मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आपने कहा कि उस लेवल पे नहीं लड़ सकते, आइडियोलॉजिकल लेवल पे कम से कम मायावती की तरफ से उनका जो शीर्ष नेतृत्व है। अब आकाश आनंद भाजपा के पे कुछ बोलते हैं, सीतापुर की रैली में उन्होंने एक कड़ा भाषण दिया तो मायावती ने उनको निकाल बाहर किया। राजनीति शुरू होने से पहले ही आकाश आनंद के पौधे को रौंद दिया, ऐसा लोग कहते हैं। मैं खैर ये पुरानी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि लड़ाई कोई तलवार से तो लड़नी नहीं है। बिल्कुल। आइडियोलॉजिकल फाइट उस लेवल पे लड़ने से मायावती को कौन रोक रहा है? नहीं, आप देखिए, बहन जी या बहुजन समाज पार्टी या दलित पॉलिटिक्स पूरे भारत में कहीं भी इंडिविजुअल भी है, तो क्या वो बिना विचारधारा की लड़ रही है? कहीं नहीं दिखेगा आपको। मैं यही तो कह रहा हूँ कि लड़ते हुए कहाँ दिख रहे हैं? नहीं, कैसे वो लड़ी? क्या तो उन्होंने उसका विचार फायदा समझौता किया? ऐसा लगा आपको? अब भारतीय जनता पार्टी का मौके पे जो अब सपोर्ट करती देखिए, रहती हैं अब वो तो क्या माना जाए? जब मान्यवर कांसीराम ने मूवमेंट खड़ा किया, तब भी उन्होंने कोई लाठियां डंडे ये सब लेके लड़ने की बात नहीं की। ठीक बात, उन्होंने विचारों की बात की। ठीक बात। उसको साइलेंट रिवोल्यूशन भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद शोध हुए लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे कई उत्तर प्रदेश के बहुत विश्वविद्यालय में। तो देखिए, लड़ाई दलितों की हमेशा बहुत ही साइलेंटली रही है। उसको मत के अधिकार को जो प्रयोग करके ही उस लड़ा है, अपने मतों का प्रयोग किया। आप देखो, लंबी लंबी लाइनें किसकी लगती थी पहले? तो आप लखनऊ 36% पोलिंग होती थी, आप रूरल एरिया में चले जाइए 86% वोटिंग होती थी। तो कौन लाइन में लगा होता था? दलित ही लाइन में लगा होता था।
उसको रोकने का प्रयास होता तब भी वो वोट डालने जाता था, जबकि डेली उसको काम करके खाना होता था तब भी वो पहले वोट डालता था। फिर मान्यवर साहब ने ये स्लोगन बहुत पहले दिया था, पहले मतदान बाद में जलपान। हाँ ठीक बात है, ये मान्यवर जिसको साहब आज का सभी नेता वोटिंग के सब दिन बोलते उसको हैं। लेते हैं, बोलते हैं। वो राइट, मान्यवर साहब राइट, का स्लोगन था कि भाई आप काम पे जाएं पहले, लेकिन पहले वोटिंग करके जाइए। बिल्कुल। देखिए, विचारधारा से बहुजन समाज पार्टी या अम्बेडकरवादी कभी नहीं हटे। भाजपा से गठबंधन के बाद सरकार में गठबंधन किया था, लेकिन बीजेपी से कभी बहन जी ने चुनाव मिलकर नहीं लड़ा। नहीं वो ठीक बात है, लेकिन और डॉक्टर दूसरी साहब आपको आप बात ऐसा बताऊं, देखिए, 96 में अम्बेडकराइट्स नहीं, कांग्रेस में कहीं ना कहीं कुछ है, क्योंकि उनका लीडरशिप वो जातीय खांचे में नहीं ढलता है। इसलिए 96 में मान्यवर साहब ने इनसे गठबंधन किया था। किया 300 सीटों पर बीएसपी और लड़ी खास थी। बात रही कि बीएसपी के स्ट्राइक रेट से अच्छा स्ट्राइक रेट कांग्रेस का नहीं था। नहीं, गलत बात कर रहे हैं नहीं आप। नहीं, यदि आप स्ट्राइक रेट जितने सीटों पर लड़ा और जितनी जीती उस मामले में, देखो, इसीलिए बहन जी से बहुत सचेत रहने लगी है। उसके बाद से आप देखिए, यस, बहन जी सचेत इसीलिए वो रहती है कहती कि हैं कि हम आप चुनाव वोट पूर्व ट्रांसफर आप गठबंधन दूसरा नहीं करेंगे। कराता है, इसीलिए गठबंधन के वो थोड़ा खिलाफ रहती है। लोग उन पे आरोप कितने भी लगाएं। चलिए, गठबंधन की बात हुई तो डॉक्टर अमित से समझ लेते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, अभी तो तनुज पुनिया गए बिन बुलाए मेहमान की तरह, अब मायावती तो कोई ऐसी नेता है नहीं कि कोई दरवाजे जाए और उनसे मिल ले। क्या सोनिया गांधी से दरवाजे कोई सांसद दिल्ली जाए तो उनसे मिल सकता है? खैर, इस पर बहुत हुई कि ये उनकी बचकानी हरकत थी, पार्टी की तरफ से कोई सिग्नल नहीं था। लेकिन फिर भी आज की यूपी की पॉलिटिक्स में जो सबसे ज़्यादा दमदारी से बात कही जा रही है, इवन बसपा के नेता भी कैमरा बंद होने के बाद कहते हैं कि बहन जी आखिरी समय में क्या फैसला लेंगी कोई नहीं जानता है। यानी गठबंधन का कुछ स्कोप दिख रहा है बसपा का। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और बसपा आज की तारीख में गठबंधन के लिए सबसे उपयुक्त दो पार्टियां हैं? देखिए, कांग्रेस का यही मानना है कि जो भी इस तानाशाही सरकार के खिलाफ और ये लोकतंत्र को, संविधान को समाप्त करने वाली जो विचारधारा है, उसके खिलाफ जो भी लड़ना चाहता है वो सब साथ में आए, सब लोग मिल करके लड़ाई लड़ें। हम लोगों ने ये हमेशा कहा है। अब बहन जी का क्या है, क्यों बहन जी कांग्रेस पे ज़्यादा हमलावर रहती हैं, भाजपा के खिलाफ नहीं बोलती हैं, ये तो बहन जी ही बताएंगी। लेकिन जनता इस बात को समझ रही है। जनता संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस की तरफ देख रही है, और कांग्रेस के साथ जो भी लोग मिल करके लड़ रहे हैं वो सफलता मिल रही है। अब एक चीज़ ये भी तो है कि कांग्रेस की तरफ से यदि आप इंडिया ब्लॉक को हेड कर रहे हैं, जाहिर तौर पर नेशनल लेवल पे कांग्रेस उसको हेड कर रही है, उसके नेतृत्व में 25 पार्टियां एक जगह बैठी, जमा हुई। आप लोगों का क्या ये दायित्व तो नहीं बनता कि आप लोगों की जो भाजपा के खिलाफ जिस लड़ाई की बात आप कर रहे हैं, डॉक्टर साहब जो संघ की बात कर रहे हैं लड़ाई के खिलाफ, उसमें मायावती एक बहुत की प्लेयर हो सकती हैं और उनसे आप लोगों को खुद ही बात करना चाहिए। इतनी सीनियर लीडर हैं भाई। हम लोगों ने बात किया, लोकसभा चुनाव के पहले हम लोगों ने बात करने का पूरा प्रयास किया। हम लोग चाहते थे कि वो इंडिया ब्लॉक में आए, और अभी तक भी चल रहा। तभी आप खुद कह रहे हैं हमारे दो नेता उनके घर तक गए। अरे तो फिर तो समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि मायावती आएंगी तो हम नहीं रहेंगे। नहीं, तो आपने ये क्या? नोटिस भी दिलवा दिया। और ये क्या? तो उनको जाने से नोटिस मिल गई। हाँ, नोटिस जाने से मिली, उसके पहले से तो हम लोग कर रहे हैं। उसके पहले भी उनको भेजा गया था, इन लोगों ने पहले भी उनसे समय मांगा था। हम तो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हम तो सबको चाह रहे हैं कि सब लोग एकजुट होकर के लड़ें, लेकिन कोई लड़ना ही नहीं चाहता है, घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है, तो हम ज़बरदस्ती तो निकालेंगे नहीं। इसी से जुड़ा एक सवाल और कांग्रेस की तरफ से। अभी पिछले दिनों से अविनाश पांडे का एक बयान बहुत सतह पे चल रहा है। अविनाश पांडे हों, चाहे आपके राकेश राठौर हों, सीतापुर के सांसद जी, कांग्रेस 403 सीटों पर तैयारी कर रही है। इसका सीधा मतलब जनता में ये जाता है कि कांग्रेस 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। अब जब कांग्रेस के नेताओं से पूछिए कि क्या आप 403 सीटों पर लड़ेंगे, तो वो कहते हैं कि हम तो 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। इसी से ये भी सवाल पैदा हुआ कि आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं और इस तरीके की बात करते हैं, तो क्या जो एक गठबंधन का उसका अनुशासन होता है उसको अविनाश पांडे खुद ही भंग कर रहे हैं ऐसा कह के? नहीं, अविनाश पांडे जी एकदम सही कह रहे हैं। अविनाश पांडे जी ही नहीं, सभी लोग ये बात कर रहे हैं। हम चूँकि पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, तो 403 विधानसभा सीटों में अपना संगठन सृजन अभियान के तहत संगठन बना रहे हैं। आप सोचिए, अगर हम किसी से गठबंधन भी करें, जैसे अभी बात आ रही थी, अगर हमारे पास कुछ ताकत नहीं रहेगी तो हम दूसरे को क्या मदद करेंगे, और दूसरे की ताकत नहीं रहेगी तो हमें क्या मदद करेगा।
तो यह तो अच्छी बात है, सारी पार्टियां अपनी तैयारी करें और जो जिस उस सीट पे लड़ेगा, गठबंधन अगर रहेगा, इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी रहेगा, हर पार्टी का जो वर्कर है उनके लिए काम करेगा। तो इस आधार पे हम लोग 403 सीटों पे पूरी तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन में किसको कितनी सीटों पे लड़ना है, किसके साथ गठबंधन होगा नहीं होगा, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होगा वो हम लोग ठीक। मानेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल से इस इंटरव्यू का समापन करेंगे। ऐसा लग रहा है कि इस स्टेट में दलित कम्युनिटी ही एक ऐसी है जो अनाथ हो गई है, जिसको देखिए वो यही कोशिश करता है कि दलित किधर जाएंगे। अरे भाई, बाकी कम्युनिटीज़ भी तो हैं, वो भी किधर जाएंगी, इस पे भी चर्चा होती है। क्या आपको लगता है कि बसपा के कमज़ोर होने से ये ज़्यादा सवाल बड़ा खड़ा हुआ है? क्या बसपा ही दलित पॉलिटिक्स और दलित पॉलिटिक्स मतलब बसपा, ऐसा ही है क्या स्टेट में? निश्चित रूप से देखिए, अनाथ दलित तो नहीं हुआ है। जब तक देश लोकतांत्रिक रहेगा, उसके संविधान रहेगा, दलितों का देश है, उन्होंने बनाया है इसको, कभी नुकसान नहीं किया। कोई जिनके साथ कितना ज्यादती हुई तभी देश के खिलाफ नहीं खड़े हुए, आप इतिहास देख लीजिए। तो बात यह है कि कांग्रेस सत्ता में शुरू से रही है, लेकिन कभी उसने दलित पॉलिटिक्स नहीं की। उन्होंने क्या किया, अपने हरवाया चरवाया किसी को रखते हैं, लोकसभा में पर्चा भरवा दिया, रिजर्व सीटें थी बाबा साहब तो चले गए। कांग्रेस ने कभी उनका लीडरशिप डेवलप नहीं की। सिर्फ जगजीवन राम जी को डेवलप तब किया जब बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट थे। हाँ, उसके बाद आप देखिए, कोई लीडरशिप, कांग्रेस ने भी गलतियां की हैं, कोई लीडरशिप डेवलप नहीं की। आज भी वो लीडरशिप डेवलप नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व क्यों मायावती जैसे बात नहीं कर रहा है? जब देश खतरे में आप बोल रहे हो, पीएम कंप्रोमाइज्ड है, आप एक दलित नेता हैं, एकमात्र दलित नेता हैं, महिला भी हैं, आप उनसे बात करिए कि मेरा साथ दीजिए, आप आगे आइए। आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं मायावती को आगे लाके। तो ये देखिए, कोई चाहता नहीं है, सब चाह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां कम हो। फिर हालांकि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है अभी, हाँ, हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो ऐसा चाह रहे हैं। और दलित पॉलिटिक्स कभी हुई, दलित वोट बैंक कभी रहा ही नहीं, क्योंकि उसको राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाता, उसको जो हिंदू धर्म में हायरार्की है जातीय, उस रूप में देखा जाता है। नहीं, अब तो इसमें बहुत बदलाव बदलाव आया, लेकिन अब देखा, अब नजरिया वही रहता है। अखिलेश यादव और अवधेश नहीं, पासी आप- को ही सबसे आगे क्यों रखते हैं? ये नहीं, चेंज ही तो है। नहीं, उनको देखा, आप इसको उनको सीट आप मिली इसको ना, कंडेम आप कर सुनिए, सकते हैं आप उनको अपने सीट पॉलिटिकल मिली। फायदे के भाई, लिए। अयोध्या लोकसभा में 5.5 लाख पारसी समाज का वोट है दलितों में, जो अवधेश प्रसाद से बिलोंग करते हैं। हाँ। उन्होंने वो समीकरण बनाया, हम्म, उस समीकरण में उनको जिता लिया। लेकिन आप क्या उनसे डिसीजन मेकिंग में भी करते हैं? कई एमपी जीते हैं, अब देखिए कहाँ उन दिखते क्यों हैं? नहीं? आर.के. चौधरी ने हमारे कहाँ सिनेरियो में दिखते हैं? आर.के. चौधरी ने हमारे इंटरव्यू में कहा कि हमने अखिलेश जी को ये सलाह दिया कि अंबेडकर की जयंती पे कार्यक्रम करिए, कांसीराम की जयंती पे कार्यक्रम करिए, तो उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लिया और 18 मंडलों में पीडीए दिवस मनाने का ऐलान कर दिया। तो अब उनकी बात को सही माने तो दलित लीडर्स जो हैं उनकी बात सपा में तो सुनी जा रही है ना। इतने सारे लोकसभा में जीत के आए तो मतलब आप तो अखिलेश की राजनीतिक समझ पे ही सवाल उठा रहे हैं कि अंबेडकर जयंती मनाने के लिए उनको चौधरी को बताना पड़ा, तो उन्होंने पीडीए और अंबेडकर जयंती नहीं, मना इससे रहे हैं। पहले नहीं होता था, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। ये राजनीतिक नहीं, समझ मुझे की नहीं बात लगता नहीं कि है। नेताजी अंबेडकर जयंती को नहीं मानते रहे होंगे। नहीं, मानते थे, बट इस तरीके का सेलिब्रेशन नहीं होता। नेताजी के तो समय में देखिए, अंबेडकर को लेकर भी तो पिछले आप देखें तो 15-20 सालों में ही उनकी जयंती, पुण्यतिथि, इसको लेकर ज्यादा नहीं, सरगर्मी वही तो मैं कह रहा हूँ देखने कि को जो आप मिलती दलित है। बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी बात नहीं की ना, अलग से लीडरशिप क्रिएट नहीं किया। बाबा साहब को भी वो बहुत आगे नहीं ले गए उनके विचारों को, जबकि उनके विचारों पे ही देश मजबूत हो रहा है, चीजें बन रही हैं। नेहरू जी थोड़ा बहुत समझे थे डॉक्टर बाबा साहब को, लेकिन वो जो उनका पूरी कैबिनेट थी, वो क्योंकि वो भी हिंदुत्व हायरार्की भी चल रही थी। चलिए, ये बहस तो काफी लंबी चल सकती है। हम खाली एक सवाल आखिर में थोड़ा छोटे में जानना चाहेंगे। दलित कम्युनिटी अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग पार्टियों में हमेशा से रही है। ऐसा नहीं है कि बसपा का ही उस पर एकाधिकार रहा हो, ये बात पूरा सच नहीं है। जो लोग कास्ट डायनेमिक्स को समझते हैं यूपी के, फिर भी आज की तारीख में या अगले कुछ महीनों में किन इश्यूज पे बसपा का, जबकि ये हाल है, किन इश्यूज पे दलित कम्युनिटी किसी पॉलिटिकल पार्टी को चूज करेगा निश्चित रूप से इलेक्टोरली वोट प्रतिनिधित्व देने का के मामला लिए? तो रहेगा। देखिए, हर समाज में है तो दलितों में भी होगा। जागरूकता आई है कि हमें भी प्रतिनिधित्व चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। सत्ता में भागीदारी चाहिए। हम्म। हालांकि ये देखा गया है कि कोई भागीदारी दे नहीं रहा हमारे परसेंटेज के हिसाब से। जो दलितों का भागीदारी चाहिए उनकी संख्या के अनुसार पे,
जबकि उनको लोकसभा विधानसभा में उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण का प्राविधान है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां भागीदारी नहीं दे रही हैं। आप वर्तमान सरकार चाहे केंद्र में देखिए भाजपा की, चाहे उत्तर प्रदेश में देखिए, सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री दलित है, जबकि यूपी में 25% दलित आबादी है, फिर भी उसको भागीदारी नहीं मिल रही। निश्चित रूप से पहला भागीदारी रहेगा। संविधान की बात है तो निश्चित रूप से संविधान बचाएगा दलित, तभी वो बच पाएगा, नहीं तो 5000 साल पीछे फिर चला जाएगा। उसके लिए लोकतंत्र बहुत ज़रूरत है। उसके सांस के बराबर लोकतंत्र रहेगा तो उसके सांस, जैसे जीवन उसके लिए सांस जरूरी है, उसके देश के लिए उसके लिए लोकतंत्र मतलब रहना, संविधान का रहना एक इशू जरूरी। ये सोचेगा दलित समाज कि कौन उसको भागीदारी दे रहा है। नंबर देश, हाँ, देश को ऐसे पहले गिनाइए हमको 4-5 प्राथमिकता बिंदु। पे वो देखिए। निश्चित रूप से भारत मजबूत होगा या भारत लोकतंत्र रहेगा तभी दलितों का अस्तित्व रहेगा। आप देखिए लोकतंत्र नहीं था तो क्या दलितों का क्या अस्तित्व था? नहीं, मैं तो ये एक बहुत ही साधारण से सवाल का देखिए, जवाब निश्चित जानना रूप चाहता से हूं। आप बिंदु गिनाइए ना। निश्चित रूप से वो भागीदारी की बात करेगा, ठीक। उसको भागीदारी चाहिए, ठीक संसाधनों में भागीदारी चाहिए, क्योंकि वो कहीं है ही नहीं। ठीक है, जो सरकार का निजीकरण करने जा रहे हैं सरकारी, उसका विरोध करेगा वो ठीक है। वो बचाएगा देश को, हम्म। यहाँ की संस्थाओं को बचाने का काम यानी करेगा। कि पॉलिटिकल स्पेस में वो भागीदारी, मैनिफेस्टो देखेगा, रिजर्वेशन बिल्कुल कायम रहे। निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात जो हाँ। करेगा उसके साथ जाएगा, क्योंकि अब ठीक। देखिए सार्वजनिक जगहों में लिमिटेशन हो रहा है, हम्म। नौकरियां नहीं है, उसकी भागीदारी कहाँ? उसको प्राइवेट में उसको तो एंट्री ही नहीं है, बिना आरक्षण के उसको वहाँ भागीदारी नहीं मिल सकती है। तो ये मुद्दे देखना पड़ेगा। अब वो भी जाग गया है, निश्चित रूप से उसके खिलाफ वो लड़ेगा और लेगा, टाइम लगेगा। कुल मिला के ये लग रहा है कि दलित कम्युनिटी के पास अच्छे से तोल मोल करने का अब समय है, जबकि कोई उसकी एक आइडेंटिटी वाली पार्टी उतनी स्ट्रांग नहीं बची। नहीं, वो अब जातिवादी उसके नहीं पास, है ना। हाँ, नहीं, ठीक है, वो तो नहीं, आप इससे भागे नहीं। नहीं, डॉक्टर साहब, क्या आप है? ब्राह्मण 91% भाजपा को दे रहा है, कभी 91% जाटों ने बसपा को वोट नहीं दिया। अगर वो जातिवादी होता तो बीपी सिंह को मानने लगा, ओबीसी की लड़ाई दलित लड़ा। तो आप दलित डेमोक्रेटिक है, आप उसको समझिए। हिंदू धर्म की जातियों में कोई इतनी डेमोक्रेटिक जाति नहीं है जितना दलित है। नहीं तो वो ना लोकतंत्र बचाती, वो भी आंदोलन कर सकती, उसको क्या खोने को है? कुछ भी कर सकती है वो। नहीं, कुल मिला लेकिन उसने ना हथियार उठाया, ना आपके खिलाफ कोई अभद्रता की। आपके साथ बहन जी ने कहा सर्वजन हिताय, वो खड़ा हो गया आपके साथ, सवर्णों के साथ। तो ये समाज कब समझेगा दलित को? दलित अपनी बात नहीं रख रहा, आप कब समझेंगे? जो सर्व समाज जो है वो कब समझेगा दलितों की आवाज? नहीं, मतलब क्या वो चाहता है कि दलित विद्रोह ही करे? हम्म। वो क्या चाहता है? दलितों ने तो कभी जातवाद करके ये नहीं कि इसी पार्टी को देना है। दिल्ली में भी कई दलित पार्टियां हैं, बहुत छोटी छोटी, बहुत जगहों पे है। लेकिन उसने देखा है कि जो भारत के विचार को ले जा रहा है, जो भारत को मजबूत करने वाला है, लोकतंत्र मजबूत करने वाला, राहुल जी संविधान पकड़े, दलित चले गए ना उनके साथ। बुद्ध कौन थे? बुद्ध के साथ दलित चले गए ना, वो तो मानवता के पक्षधर हैं। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि दलित दूसरे समाज जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू बताने के महान बना रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा कि उसी एक अंग का एक पार्ट है वो, उसका कौन सुनेगा? आरएसएस बात बड़ी बड़ी करती है, कहाँ है वो? क्या देख नहीं रहे उत्तर प्रदेश में? यहाँ सबसे पहला हक मुख्यमंत्री का किसका बनता है? दलित का बनता है। 25% अकेले आबादी है, कोई संख्या है दूसरी इतनी बड़ी आबादी में? आरएसएस वाकई सुधार चाहती होती तो मुख्यमंत्री बनाती। और दलित को ओबीसी कहाँ जाएगा? 50% आबादी लेके। ओबीसी का समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनका नेतृत्व है। आपके यहाँ ओबीसी तो आप ओबीसी को देते। नहीं, आप देखिए इसमें यूपी ऐसा बड़ा है, यूपी देखिए, यूपी बड़ा प्रदेश है जहाँ आंदोलन भी हुए हैं, जहाँ सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पे हुए हैं। यूपी बिहार में संख्या बिहार में कम है, ठीक है। आप देखिए कांग्रेस ने एक पहल की थी राहुल ने, लेकिन वहां पे भी लोग हैं वो, क्योंकि वो जीते क्या है, समाज अभी भी मनुस्मृति से चलता है। जीते लोग वही हैं, पढ़े लिखे भी लोग, क्योंकि उनके व्यवहार में आ चुका है। वो संविधान को नहीं जी पा रहे हैं, वो मनुस्मृति को जी रहे हैं। इसीलिए चीजें सुधर नहीं रही हैं, इसीलिए अमेरिका हम पे दबाव बना रहा है, इसीलिए हमारे यहाँ कोई चीजें बन नहीं रही हैं, हाथ के काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इस आबादी का यूटिलाइजेशन ही नहीं है। मनरेगा में काम देने धोखा देके उसको भी नहीं दिया जा रहा, 6-6 महीने रोके हुए हैं। तो ये देश के साथ गद्दारी हो रही है, दलितों के साथ तो हो ही रही है, ये देश के साथ गद्दारी हो रही है, देश को कमजोर किया जा रहा है। चलिए अब इसको समझने की जरूरत है। अब और देखिए ये लड़ाई जो उत्तर प्रदेश की बड़ी लड़ाई है, ये 29 का चुनाव डिसाइड करेगी। अब देखना है कि इसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी कितना डेमोक्रेटिक हो रहे हैं, कितना दलितों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, कितना उनकी बात रख रहे हैं। और कोई मुद्दा इनको चुनाव नहीं जिता सकते हैं। अगर कोई इनको जिता सकता है तो ये बेसिक मुद्दे, दलितों की भागीदारी, दलितों के मुद्दे जो अत्याचार हो रहे हैं,
संविधान के बाद संविधान जो बदलने की बात हो रही, जो परोक्ष रूप से या पीछे से लागू किया जा रहा है। आप विश्वविद्यालय में देखिए क्या आरएसएस के लोग बैठे रहे हैं, हर जगह बैठ रहे हैं। तो आप जो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं, करके खैर खैर शोषण कर रहे हैं। डॉक्टर हिंदू राष्ट्र मतलब क्या होता है? ये चलन तो पुराना है। नहीं, सभी चलन पार्टी, पुराना नहीं, सभी इस पे आपको सरकारें देखिए, आप अपने लोग हिसाब भागते हैं से मीडिया के लोग, नहीं, इससे कोई भागता बचना नहीं, नहीं चाहिए। कोई भागता नहीं। ये कोई- बहुत बड़ी नहीं, बीमारी है, देखिए, इसको देखिए, नुकसान पहुंचेगा देश नहीं, को। मेरा देश में आप भी हैं, नहीं, देखिए। आपको भी सफर करेगा। मीडिया चापलूस 24 में हो गई थी, 14 में। आप देखिए, आप मीडिया के लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्यों जा रहे हैं? तो ये समझना पड़ेगा सबको। इसमें सिर्फ दलितों का नुकसान नहीं है। नहीं, मैं तो खाली आपको ये बात कहने की कोशिश कर रहा था। मीडिया तो एक बहुत है, उसमें तो समंदर है, बहुत सारी नदियां आके गिर रही हैं। मैं तो खाली इतना कहने की कोशिश कर रहा था कि सरकारें, उनका माइंडसेट कमोबेश एक जैसा होता है। कांग्रेस की रिजीम में उस माइंडसेट के लोग होते हैं और भाजपा की रिजीम में उस माइंडसेट के लोग हैं। तो इसमें काम करने के नेचर में कोई बहुत, स्टेट के नेचर में बहुत चेंज तो नहीं आता है। खैर, हम इस इंटरव्यू का समापन डॉक्टर साहब यहीं करेंगे और एक और एपिसोड पे आज जो बात अधूरी रह गई है उसमें चर्चा करेंगे। और कुल मिला के बात यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में शायद बहुत लंबे समय के बाद दलित कम्युनिटी के पास बहुत तौलने का मौका है कि उन्हें किसको वोट देना है। और डॉक्टर आर.वी. रावत, जो कि एक दलित चिंतक हैं, उन्होंने बताया कि कौन कौन से बिंदु दलित कम्युनिटी के किसी वोटर के दिमाग में चल रहा होगा जब वो ईवीएम का बटन दबाने जाएगा। और कांग्रेस के डॉक्टर अमित राय से भी आपने सुना कि गठबंधन का यूपी में क्या स्वरूप हो सकता है और कैसे उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर अमित, डॉक्टर आर.वी. रावत, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर। और जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव तक हम और ऐसे कई एपिसोड करेंगे और आप लोगों से चर्चा में कुछ सीखने समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। तो आज के इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।